ऐसे कई सारे साधन हैं, लेकिन उन पे आके काम किया जाए। मैं इसके लिए बोलना चाहूँगा कि अभी तक जो भी जनप्रतिनिधि हुए या जो हैं, वो शायद इसको लेके काम नहीं कर रहे कि हमारे दमोह के लोग जो पलायन करते हैं उनको हम कैसे स्टे करें, कैसे उनके लिए रोज़गार की मुहैया कराएं। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के युवा नेता रोहन पाठक जी। आज इनसे हम जानेंगे कि इनके जीवन के विषय में और वर्तमान राजनीति के विषय में। आज जन्मदिन का अवसर है तो पाठक जी से जानते हैं उनके जीवन के विषय में। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अभिनव। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, लगातार आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोहन पाठक जी का नाम जब भी लिया जाता है तो बांसा तारखेरा से जोड़कर लिया जाता है। तो क्या रोहन पाठक जी की जो राजनीति है या फिर उनके कार्य जो हैं वो बांसा तारखेरा तक ही सीमित है? बिल्कुल अभिनव, ये कहना उचित है, चूँकि मेरा गृह निवास बांसा है। मेरा जन्म वहीं बांसा में हुआ है और मेरा लगाव भी बांसा से बहुत है, तो मेरा लगभग रोज़ ही जाना होता है बांसा। ज़्यादातर मैं बांसा जाता हूँ। और अब कहीं ना कहीं आपको सबको जानकारी होगी कि बांसा में पाठक परिवार चूँकि राजनीतिक पृष्ठभूमि पहले से रही है और मेरे पिता जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, जो जिला पंचायत क्षेत्र अपने दमोह विधानसभा की आदि विधानसभा से ज़्यादा क्षेत्र कवर करता है। तो मेरा तो आना जाना पूरी विधानसभा में लगा हुआ है। मैं लगातार भ्रमण करता हूँ, लोगों के संपर्क में रहता हूँ, लोगों के सुख में, लोगों के दुख में मेरा उठना बैठना रहता है। दमोह विधानसभा मेरा पूरा परिवार है। तो जैसे आपने दमोह विधानसभा का जिक्र किया और बांसा तारखेरा का जिक्र किया, तो बांसा तारखेरा की जब बात होती है तो कहा जाता है कि बांसा तारखेरा कांग्रेस का एक गढ़ है। चाहे मलैया जी का कार्यकाल रहा हो, चाहे राहुल सिंह का कार्यकाल रहा हो या फिर अभी अजय टंडन की जीत हो, लेकिन हमेशा बांसा तारखेरा बेल्ट में कांग्रेस का ही बोलबाला रहा है। तो क्या कारण रहा है? अब ये तो लगभग सभी जानते हैं कि मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे दादाजी जो शुरू से राजनीतिक रहे हैं, मेरे पिता जिन्होंने राजनीति की है, तो पाठक परिवार के कारण ही जो बांसा तारखेड़ा है, जो मेरे दादाजी ने काम किए, मेरे पिता ने काम किए, उसी कारण से आज लोगों की मानसिकता एक बनी हुई है, जिसका नतीजा है कि आज तक मेरे को होश है, जब से होश आया तब से आज तक कभी कांग्रेस वहाँ से हारी नहीं। तो जैसे आपने अपने पिताजी का जिक्र किया, अपने दादाजी का जिक्र किया, तो क्या कारण है कि आप भी राजनीति में आए, जबकि राजेंद्र पाठक जी के बाद कांग्रेस कहें या फिर आपके परिवार ने कहें तो राजनीति से काफ़ी दूरी थी, लेकिन आपने फिर से राजनीति को ही चुना और राजनीति में ही आगे बढ़े? क्या कारण रहा? पिताजी की राजनीति को देखते हैं और आप अपनी राजनीति को देखते हैं, तो किस प्रकार इसे जोड़ते हैं? अब इसमें जोड़ना तो कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये तो ब्लड का काम है। जो ब्लड में रहता है वो तो आगे बच्चे को करना ही पड़ता है। हम लोगों को पैतृक राजनीति ही मिली है। मेरे दादाजी ने राजनीति की, जो 40 साल सरपंच रहे निर्विरोध, कोई ने विरोध नहीं किया उनका। वो किसान भवन के अध्यक्ष रहे 15 से 20 साल, और इसके बाद उन्होंने अपना जीवन पूरा एक राजा की तरह बिताया। मेरे पिता जिन्होंने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की और युवक कांग्रेस इतने अच्छे से चलाया दमोह में, पूरे दमोह ज़िले में, कि युवाओं को जोड़ा, बहुत युवाओं को जोड़ा। उसके बाद जब जिला पंचायत के चुनाव स्टार्ट हुए, पंचायतों के जब शुरुआत हुई, तो जिला पंचायत में उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की मध्य प्रदेश में। तो ये सब जब मैंने सुना, समझा और देखा, तो मुझे भी एक प्रेरणा हुई कि अगर हम अपने पैतृक, जो मेरा दादाजी ने छोड़ा है या मेरे पिताजी ने छोड़ा है, और उनके कई सारे कुछ सपने हैं, मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ। और लगातार मेरे पिता ने, मेरे दादाजी ने लोगों की सेवा की, तो मैं भी उसी पे आगे बढ़कर राजनीति में सेवा करना चाहता हूँ। जैसे आपने सेवा का जिक्र किया, तो आपके द्वारा अभी
विगत समय से एक प्रयास किया जा रहा है, निःशुल्क नेत्र शिविर, चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं बांसातार खेरा में। तो इसके पीछे क्या मकसद है आपका? ये क्या क्यों किए जा रहे हैं आपके द्वारा, और इसको किस उद्देश्य के साथ लेकर आप चल रहे हैं? अब इसमें उद्देश्य तो केवल सेवा का है कि राजनीति जो है वो सेवा है। अगर आप उसको सेवा भाव से करें तो आपको उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। और दूसरा ये कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी शुरू से लोगों की सेवा करते आए हैं। उन्होंने भी कई सारे ऐसे निःशुल्क कैंप लगाए जब वो जीवित रहे उस समय। तो वही मैं भी उसी की परंपरा को बढ़ा रहा हूँ आगे। और ये जो नेत्र शिविर है ये उसी के एक स्टेप है कि लोगों की सेवा हो। लोगों की जैसे नेत्र शिविर है, नेत्र में अगर किसी व्यक्ति की आँखें अपन वापस ला के देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो साथ में एक प्रश्न ये भी बनता है कि यदि आप सरकार में आगे बढ़ते हैं, यदि जनता आपको आगे बढ़ाती है, आप विधानसभा तक स्तर तक पहुंचते हैं या फिर चुनाव जीतते हैं, तो जैसे दमोह क्षेत्र में चिकित्सा क्षेत्र में आपकी क्या योजना है? दमोह क्षेत्र में चिकित्सा के लिए काफ़ी बातें होती हैं, कमियां देखी जा सकती हैं, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो या फिर मेडिकल कॉलेज का जिक्र हो। तो लेकिन ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार देखते हैं कि मेडिकल या फिर चिकित्सा क्षेत्र में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं या क्या सुधार कर सकते हैं? अभी मैं जब वर्तमान स्थिति देखता हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि अपने यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत पीछे हैं। और इसमें पूरा जो अब कहना चाहिए कि सरकार का दोष है। क्योंकि आज हमारे लिए अभी हम 2 साल ये कोरोना जैसी महामारी से जूझे, जिसमें हमें इतना नुकसान हुआ। और हमने देखा कि ऐसे ऐसे लोगों का जाना हो गया जो अभी ये नहीं था उनका कि उनकी उम्र हो गई थी, लेकिन ये बीमारी के कारण लोग यहाँ से इस बीमारी के कारण उनका समाप्त हो गए। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या सरकार है उसने हमारे लिए स्वास्थ्य को लेके कोई व्यवस्था ही नहीं की। अभी कुछ बोला गया था ऑक्सीजन प्लांट का, वो भी हुआ है, काफ़ी समय बाद हुआ। लेकिन अभी अस्पताल में जाके देखते हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो स्टाफ की है कि हमारे यहाँ जिला अस्पताल में स्टाफ की बहुत कमी है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके ना कोई स्पेशलिस्ट हैं, ना कोई बीमारियों को सही से ठीक करने वाले डॉक्टर्स हैं। तो ये स्वास्थ्य को लेके तो सुविधाएं बहुत गड़बड़ है। सर, आपसे एक और प्रश्न बनता है कि जैसे दमोह क्षेत्र की बात होती है, दमोह क्षेत्र में आप सक्रिय हैं, यदि आपको जनता चुनती है, जनता आपको प्रेम देती है, आपको मत देती है, तो यहाँ के युवाओं के लिए आपका क्या विचार है कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार कैसे मुहैया हो सके, यहाँ के मज़दूरों को रोज़गार कैसे मुहैया हो सके? हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ का मजदूर वर्ग है, वो पलायन कर रहा है, बाहर जाने के लिए मजबूर है। तो क्या आपके विचार हैं कि उनको कैसे यहाँ पे रोज़गार मुहैया हो सकता है? रोज़गार के बहुत सारे दमोह में ऐसे आसार हैं कि अपन रोज़गार दिला सकते हैं युवाओं को। बहुत छोटे छोटे उद्योग धंधे अपन लाके यहाँ लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। जैसे हम इसमें तो कहना चाहें कि सरकार कहीं ना कहीं बहुत बड़े तरीके पर विफल है, जो युवाओं को रोज़गार की बात करती है लेकिन रोज़गार नहीं दिला पाती। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को सबसे पहले रोज़गार के लिए ध्यान देना चाहिए और कुछ ऐसे उद्योग धंधे यहाँ स्थापित करना चाहिए। जैसे अभी हमारे यहाँ एक नरसिंहगढ़ फैक्ट्री है, तो ये एक ही मात्र फैक्ट्री है जो आज से कितने सालों पहले आई थी। अभी तक केवल वही एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ युवाओं के लिए रोज़गार दिया गया है। लेकिन इस तरीके के अगर और भी अपने यहाँ उद्योग धंधे, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ अगर डाल दी जाएं तो जिससे कई सारे युवाओं को रोज़गार मिल सकता है। और जैसे बात करते हैं, अभी कुछ समय पहले बात हुई थी, शायद उपचुनाव में मेडिकल कॉलेज के बारे में बात चली थी, तो वो मेडिकल कॉलेज भी अभी तक कुछ पता नहीं है मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ। अगर मेडिकल कॉलेज आता है तो उसमें भी कई सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, उससे भी कई सारे युवाओं को रोज़गार मिल सकता है। दूसरा, हमारे यहाँ पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जाए कि अगर पर्यटन क्षेत्र बढ़ता है, वो यहाँ कुछ पर्यटन की कई सारी ऐसी संभावना हैं जिनको अगर ऑर्गेनाइज किया जाए
तो उससे भी हमारे लिए युवाओं के लिए बहुत रोज़गार निकल सकते हैं। तो ऐसे कई सारे साधन हैं, लेकिन उन पे आके काम किया जाए। मैं इसके लिए बोलना चाहूँगा कि अभी तक जो भी जनप्रतिनिधि हुए या जो हैं, वो शायद इसको लेके काम नहीं कर रहे कि हमारे दमोह के लोग जो पलायन करते हैं उनको हम कैसे स्टे करें, कैसे उनके लिए रोज़गार की मुहैया कराएं। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में एक और विषय काफ़ी गंभीर हो चला है कि नशा मुक्ति के लिए बात होती है कि नशा मुक्त हो, मध्य प्रदेश नशा मुक्त कराया जाए। दूसरी ओर वर्तमान सरकार ही शराब के रेट कम कर रही है। तो आपके क्या विचार हैं, किस प्रकार से इसमें पहल होनी चाहिए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? मैं तो ये मानता हूँ कि नशा मुक्त तो होना ही चाहिए मध्य प्रदेश क्या पूरा देश अगर नशा मुक्त होता है। कोई भी व्यक्ति अगर होश में रह के कोई काम करे तो वो काम परफेक्ट होता है और पूरे तरीके से सही होता है। अगर कोई व्यक्ति नशे में रह के कोई काम करे तो या तो वो अपनी जान गंवा देता है या वो काम कर ही नहीं पाता। तो मैं तो यही चाहूँगा कि नशा मुक्त हो। उसके कई तरीके हैं कि हमें ये जो हम गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है कि जो एक दारू की बड़ी बोतल आती है उसकी फिर हाफ़ कर दो, फिर हाफ़ कर दो, फिर हाफ़ कर दो, ये सिस्टम ख़त्म कर दे। सीधा ये इस पर बैन लगना चाहिए। अभी जैसे अपने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जिन्होंने पहल की है शराब दुकान को बंद कराने का, ये बहुत अच्छी पहल है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। और आप सभी को भी ये बोलता हूँ कि नशे से दूर रहें, नशे का कम से कम क्या बिल्कुल भी उपयोग ना करें। सर, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि दमोह क्षेत्र में एक और विषय काफ़ी गंभीर हो चला है कि बांदकपुर क्षेत्र के विकास के लिए, बांदकपुर के सौंदर्यीकरण के लिए, तो आपकी क्या सोच है कि बांदकपुर जो क्षेत्र है उसको सुंदर बनाने के लिए या फिर बांदकपुर के विकास के लिए आप क्या सोचते हैं कि बांदकपुर का विकास किस स्तर पर होना चाहिए? मैंने अभी आपसे बोला था कि हमारे यहाँ दमोह में पर्यटन के भी कुछ ऐसे हैं, कई चीज़ें ऐसी जो जिनको बढ़ावा दें, जिनको आगे अगर अपन कुछ करना चाहें तो पर्यटन का क्षेत्र बन सकता है। ऐसे ही हमारे यहाँ प्राचीन मंदिर जो बांदकपुर है भोलेनाथ का, वो भी बहुत अच्छा स्थान है। अगर यहाँ सौंदर्यीकरण हो और वो एक्चुअल में हो, ज़मीन लेवल पे हो, कागज़ों पे ना हो कि केवल बस कागज़ों पे बना दिया और उसको वहीं एक तरफ कर दिया और पैसा पूरा अपने हिसाब से जहाँ ले जाना तो ले जाया गया। अगर उसको बनाया जाए तो वहाँ पे कई सारे लोग रोज़गार से लग सकते हैं। और बांदकपुर एक ऐसा स्थान है, भोलेनाथ का स्थान है, इतना प्राचीन मंदिर है, वहाँ तो सौंदर्यीकरण होना ही चाहिए। आपसे अंतिम प्रश्न जानना चाहेंगे सर कि आपने राजनीति से पहले शिक्षा के लिए आपने काम किया, स्कूल खोला, और अब आप राजनीति में आए हैं, लगातार सक्रिय हैं। बांसा तारखेड़ा से लेकर दमोह क्षेत्र की राजनीति में आप लगातार सक्रिय हैं। तो शिक्षा में आने का क्या उद्देश्य रहा और उसके बाद क्या आप हमें चुनाव लड़ते हुए भी देखे जा सकते हैं? मैंने काफ़ी समय पहले से क्षेत्र का भ्रमण करना चालू कर दिया था और ग्रामीण क्षेत्रों का। तो ग्रामीण क्षेत्र में मैंने ये देखा कि बच्चों को शिक्षा जो दी जा रही है वो उतनी अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही जिस शिक्षा के वो लायक हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे ऐसे बच्चे हैं, मैंने उनको देखा कि वो बहुत उनका दिमाग एकदम शार्प, इंटेलिजेंट, लेकिन उनको वो शिक्षा नहीं मिल पा रही जो उनको मिलना चाहिए। अब उसमें कई उनकी आर्थिक स्थिति का कारण या कई ये भी कारण कि शहर में बड़े बड़े स्कूल हैं जिनकी फ़ीस बहुत हाई फाई है, तो वो उतना नहीं, उनके पेरेंट्स उतना मैनेज कर पा रहे हैं कि वो फ़ीस पे पढ़ा पाएँ। तो मैंने ये पूरा सर्वे किया ग्रामीण क्षेत्रों का और फिर मैंने डिसीज़न लिया कि एक सेवा का ये भी मार्ग है कि जिससे हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और बच्चों को अगर हम उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां वो एक्चुअल में उनका स्थान है। मैंने ये सोचा कि बच्चे अगर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है तो मेरा उद्देश्य सफल होता है। और रही बात एक और, आपने बीच में कुछ पूछा था, ये आगामी समय में चुनाव लड़ते देखे जा सकते हैं क्या? 2023 में
उम्मीदवार के रूप में भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि उपचुनाव के दौरान आपका नाम काफ़ी सुर्खियों में रहा। टिकट के लिए, कांग्रेस की टिकट के लिए आपका नाम काफ़ी प्रबल रूप से देखा गया था। तो क्या 2023 में एक उम्मीदवार के रूप में पाठक जी देखे जा सकते हैं? क्या चुनाव लड़ते भी देखे जा सकते हैं? बिल्कुल अभिनव, सही बात है। ये टिकट का नाम बस नहीं चला था, लगभग टिकट मिल ही गई थी, टिकट फाइनल हो गई थी। लेकिन अब कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई, कुछ चीज़ें ऐसी सामने आईं, वो समय ऐसा था, हो सकता उपचुनाव का था। मेरा लगातार जनसंपर्क, मैं पिछले कई वर्षों से लगातार जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों के बीच में उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, और लोगों ने मुझे जितना जाना और उन्होंने जो मेरे लिए समझा, उन्हीं ने मेरे लिए आगे बढ़ाया, ताकि ऊपर उच्च स्तर तक मेरा नाम गया। जो हमारे ऊपर वरिष्ठ बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ सिलेक्शन किया, मेरा कहीं ना कहीं उन्होंने सिलेक्शन किया, मेरा उन्होंने नाम भी लाया, और उनने मुझे ये भी बीच में कहीं ना कहीं बोला कि हाँ, आपको भी टिकट लगभग फाइनल है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई बीच में कि चूँकि उपचुनाव था और जो हमारे वरिष्ठ हैं उनका जो भी निर्णय हुआ, तो उसका मैंने स्वागत किया, और उन्होंने उस समय जिसको सही समझा उसके लिए टिकट दी। तो सर, हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल। मैं भी नो फिकर की टीम को, अभिनव, अभिषेक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो हमारे साथ थे रोहन पाठक जी, जिन्होंने अपने जीवन के विषय में बताया, बांसा तारखेड़ा से लेकर के दमोह विधानसभा की राजनीति के विषय में बताया। उस विषय पर भी प्रकाश डाला कि बांसा तारखेड़ा में लगातार कांग्रेस जीतती आई है, और उस विषय पर भी कि उपचुनाव में किस प्रकार उनकी टिकट फाइनल होकर भी उन्हें टिकट नहीं मिली। कहा जा सकता है कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं 2023 में हमें देखे जा सकते हैं एक उम्मीदवार के रूप में, एक प्रत्याशी के रूप में रोहन पाठक जी। आज जन्मदिन का अवसर है, तो नो फिकर की समस्त टीम के साथ, समस्त टीम की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।